दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है साल की पहली तारीख यानी कि 1 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नए साल में आपको और आपके परिवार को ढेर सारी नई खुशियां मिले, यही हम दुआ करते हैं आपके लिए। केडीबी लाइव की तरफ से नया साल आपको मुबारकबाद, दिल से मुबारकबाद। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को 1 जनवरी यानी कि आज 1 जनवरी 2022 के दिन नए साल का तोहफा देंगे। दरअसल पीएम मोदी इस दिन किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे यानी कि आज 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस किस्त को ट्रांसफर करेंगे। इस दिन यानी कि आज का दिन 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से लाभार्थियों को मैसेज भी भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि 1 जनवरी को उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में लाभार्थियों को एक सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते की ई-केवाईसी जरूर करवा लें, क्योंकि अगर ई-केवाईसी नहीं होती है तो फिर बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में एक अजीबोगरीब बच्चे का जन्म हुआ है। इस बच्चे को जन्म के साथ ही 3 हाथ और 3 पैर हैं। इसकी खबर प्राप्त होते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मामला बैखनपुर सीएचसी का है। दरअसल बैखनपुर के रेवतीथ निवासी मोहम्मद रहीम अली की 30 साल की पत्नी रवीना खातून को डिलीवरी पेन हुआ, जिन्हें परिवार वालों के द्वारा बैखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया है। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के चलते एक अजीबोगरीब नजर आने वाले बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे को 3 पैर और 3 हाथ हैं। वहीं सीएचसी में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर आफ्ताब आलम ने बताया है कि सिंड्रोम के कारण ऐसे असामान्य बच्चों का जन्म हुआ है। ऐसे 1 लाख में से एक ऐसा मामला सामने आ जाता है। उन्होंने कहा है कि चौंका देने वाली बात यह है कि परिवार वालों ने अल्ट्रासाउंड भी कराया था, मगर रिपोर्ट में भी डॉक्टर्स इस खामी को नहीं पकड़ पाए। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ है। जहां स्थानीय रचना भवन में आयोजित द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव संपन्न कराया गया है, जिसमें नुदरत महजबी ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी रुकैया बेगम को 3 मतों से हराया है। आपको बता दें कि नुदरत महजबी को 10 वोट प्राप्त हुआ, जहाँ वहीं रुकैया बेगम को 7 मत हासिल हुए, जबकि 1 वोट रद्द हो गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मोहम्मद इजराइल ने कब्जा जमाया है। चुनाव समाप्ति के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने सर्टिफिकेट प्रदान किया है। नुदरत महजबी की जीत के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दोस्तों बात करते हैं कि खाद की कमी से जूझ रहे किसानों ने बिहार में कई जगहों पर हंगामा किया है। अररिया के नरपतगंज, सासाराम, सीवान, पूर्वी चंपारण के बंजरिया, रोहतास के चनाड़ी और पोरो में किसान खाद की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। अररिया के नरपतगंज में एनएच जाम कर रहे आक्रोशित किसानों को हटाने गई पुलिस को कड़ा विरोध झेलना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए हल्का बल प्रयोग किया तो किसान उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि देश के बाद अब बिहार में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। बिहार में कोरोना के केस तेजी से सामने आ रहे हैं। इस बीच ओमिक्रॉन का संक्रमण भी बिहार पहुंच गया है। कल राजधानी पटना में ओमिक्रॉन का केस मिला है। जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ओमिक्रॉन का केस मिलने से बिहार का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। जहां बिहार में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 132 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हो गई है 333। जहां राजधानी पटना में 57 नए केस सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से 6 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। जब बिहार में अभी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 333 है, जिसमें सबसे अधिक राजधानी पटना से हैं, जहां 158 मामले सामने आए हैं। इसके बाद सबसे अधिक कोरोना के केस 92 गया से सामने आए हैं। जब पटना और गया के अलावा मुंगेर में 21, रोहतास में 5, औरंगाबाद में 5, कटिहार में 4, जहानाबाद में 4, किशनगंज में 3, जमुई में और बक्सर में 3 कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीज हैं अभी फिलहाल मौजूद।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान में नई घोषणा की है कि बिहार में ताड़ी के बदले नीरा का उत्पादन करने वालों को बिहार सरकार आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नीरा का व्यवसाय करने के लिए जीविकापोर्जन योजना के तहत सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ इन सभी लोगों को 7 महीने तक 1-1 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नीरा का व्यवसाय करने के लिए जीविकापोर्जन योजना के तहत सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ इन सभी लोगों को 7 महीने तक 1-1 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग ताड़ी बेचते हैं वे नीरा का व्यवसाय शुरू करें, क्योंकि ताड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जबकि नीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके लिए सरकार भी उन्हें आर्थिक मदद देगी ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद अपने अधिकारियों को भी कहा है कि बिहार में नीरा का उत्पादन करने वाले लोगों को मदद देने के लिए सभी आवश्यक कार्य करें। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ताड़ के पेड़ से ताड़ी नहीं निकले बल्कि नीरा का उत्पादन करें। दोस्तों बात करते हैं कि नया साल आ गया है। इस बीच नए साल पर बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। लालू परिवार ने इस मौके पर देश और राज्यवासियों को नए साल की बधाई दी है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने देश और राज्यवासियों को नए साल 2022 के आगमन पर शुभकामनाएं और बधाई दी है। लालू परिवार ने देश और राज्यवासियों को नए साल 2022 की बधाई देते हुए कहा कि देश और राज्य के लिए आने वाले ये साल शांति, समृद्धि, प्रगति और खुशियों का होगा। हर तरह की बीमारी और संक्रमण से मुक्ति का होगा। उन्होंने राज्यवासियों से कहा है कि हम सब मिलकर नया और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए संकल्प लें और मेल जोल एवं भाईचारे को महत्व दें। नफरत फैलाने वालों की साजिश को नाकाम करते रहें। नए साल की अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल, मिथिलांचल, पटना सहित सभी जिलों के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहार के सभी नियोजित टीचरों को बढ़ा हुआ वेतन जनवरी से दिया जाएगा, यानी कि इसी महीने से, इस साल से। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार विभाग बिहार के टीचरों को इस दौरान एरियर का भुगतान भी कर सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गुरुवार देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। आमिर सुबहानी 1 जनवरी 2022 से, यानी कि आज से नया पदभार ग्रहण करेंगे। आमिर सुबहानी को बिहार का अगला मुख्य सचिव बनाए जाने की चर्चा पहले से ही चल रही थी। इस बीच चर्चा इस बात की भी थी कि जो अधिकारी बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है, क्या वह बिहार का मुख्य सचिव बन पाएगा। इन सब के बीच आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। वे आज पदभार ग्रहण करेंगे। आमिर सुबहानी मूल रूप से सीवान जिले के रहने वाले हैं। जहां वह 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा के टॉपर रहे हैं। जहां आमिर सुबहानी बिहार के कई जिलों में जिला अधिकारी के अलावा कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। जब विकास आयुक्त के पद पर काम कर रहे आमिर सुबहानी 30 अप्रैल 2024 को रिटायर होंगे। ऐसे में उनका कार्यकाल फिलहाल 2 साल से ज्यादा का है। आमिर सुबहानी का नाम शुरू से ही सीएम नीतीश कुमार के भरोसेमंद अधिकारी की सूची में आता है। खास बात यह है कि आमिर सुबहानी का नाम कभी किसी विवाद में नहीं रहा है। आपको बता दूं कि डॉक्टर सादिका से आमिर सुबहानी की शादी साल 1992 में हुई थी। आमिर सुबहानी की 5 साल पहले उनकी पत्नी सादिका की मौत हो गई थी, पहली पत्नी की। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तेजी से पैर पसारने लगा है। अब जो राज्य बचे हुए हैं वहां भी ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है। इस कड़ी में बिहार में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित युवक मिला है। यह मरीज पटना में मिला है। जहां संक्रमण की पुष्टि होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं युवक को आइसोलेट कर दिया गया है। 26 वर्षीय युवक डाक बंगला चौराहे के पास कॉलोनी का रहने वाला है। जहां वहीं स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति अपने भाई के संपर्क में आने से पॉजिटिव पाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल, मिथिलांचल, पटना सहित बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले गरीब लोग ऑनलाइन के द्वारा राशन कार्ड बनवा सकते हैं और सरकार से फ्री में अनाज प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2022 तक राशन कार्ड धारकों को फ्री में अनाज देने का ऐलान किया है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा फटाफट राशन कार्ड को बनवा लें। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर आप राशन कार्ड बनवा लेते हैं तो फिर आपको
कितना राशन मिलेगा। तो राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मार्च 2022 तक हर महीने प्रति लाभुक 5 किलो खाद्यान्न यानी कि 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल मुफ्त में यानी कि फ्री में मिलेगा। अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ दस्तावेज लगेंगे, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल आदि कुछ भी चीज होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा के तालाब में बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट बनकर तैयार हो गया है। तालाब के पानी के ऊपर सोलर प्लेट लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है, जहां अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं इस सोलर प्लांट से उत्पन्न होने वाले बिजली को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विद्युत उप केंद्र भी बनवाया जा रहा है। इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बिहार का ये पहला तैरता हुआ प्लांट है जो एक तालाब में पानी के ऊपर लगाया गया है। जहाँ अच्छी बात यह है कि तालाब में सोलर प्लेट लगने से मछली के उत्पादन में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पानी में मछली पालन भी होगा और पानी के ऊपर बिजली उत्पादन भी होता रहेगा। प्रयोग सफल होने पर इसे और तालाबों में विस्तार भी किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि भाग दौड़ की इस जिंदगी में आज पर्यावरण संतुलन की फिक्र किसी को नहीं है। हालांकि ये बात और है कि सरकार इस दिशा में ढेर सारी योजनाएं चला रखी है, लेकिन सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है। ये बातें कटिहार जिले के फलका प्रखंड के 58 वर्षीय मनरेगा मजदूर कपिल देव मंडल का कहना है। जहाँ उनके अंदर पौधा लगाने का जो जुनून है वे सचमुच काबिल तारीफ है। ये कार्य करने के पीछे उनका मकसद इनाम पाना नहीं या फिर शोहरत पाना बटोरना नहीं, बल्कि पेड़ पौधा लगाकर रोग मुक्त समाज बनाने की है। यही कारण है कि वे पिछले कई सालों से लड़की के जन्मदिन और शादी में आम लोगों के उपहार देने के प्रचलन से हटकर उपहार स्वरूप पौधा देकर पर्यावरण संतुलन का संदेश बांटते हैं। प्रखंड क्षेत्र में गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, मौके पर झंडा उत्तोलन करने वाले पदाधिकारी हो या फिर नेता, सबको उपहार स्वरूप पौधा भेंट करते हैं। इसके अलावा गाँव-गाँव में घूम घूम करके मुफ्त पौधा बांटते हैं। पौधा ले लो, पौधा लगा लो और खुद को बचा लो, उनका मूल मंत्र बन चुका है। उनका कहना है कि जब तक हाथ पैर चल रहा है पौधा लगाने का काम को नहीं छोड़ेंगे। यही कारण है कि प्रखंड मुख्यालय हो या फिर थाना परिसर सहित उनके गांव में सैकड़ों पेड़ लहलहा रहा है। कपिल देव ने केवल अपने खेतों की मेड़ पर नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर भी बड़ी संख्या में पौधे लगाए हैं। ज्यादातर पौधे नीम, आम, कद्दू या फिर इसी तरीके से छांव देने वाले और पर्यावरण के लिए अनुकूल पौधे ही लगाते हैं। उनका युवाओं से कहना है कि वे अपने परिवार में जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं उसके नाम से एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा करें। पर्यावरण संतुलन केवल पौधे लगाने से ही ठीक हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव गुरुवार को दिल्ली से पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान को लेकर घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि समाज में क्या क्या बुराइयां हैं सभी जानते हैं, लेकिन सरकार में जो कमियां हैं उसे कौन दूर करेगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से शराबबंदी को लेकर दिए जा रहे बयानों को भी हास्यास्पद बताया है। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी को लेकर जो ज्ञान मुख्यमंत्री ने दिया वह हास्यास्पद है। तेजस्वी यादव कहा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शराब पीने से एड्स होता है। कितना उटपटांग बयान दे रहे हैं। शराबबंदी की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलती है फिर भी किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री सभी ओर से घिरे हुए हैं, ऐसे में उटपटांग बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कौन नहीं जानता है कि नशा करना, चोरी करना, दहेज लेना बुरी बात है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को समाज की बुराइयां दिख रही है, लेकिन सरकार की बुराइयां, कमियां नहीं दिख रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा है कि समाज में क्या अच्छाई क्या बुराई है सब लोग जानते हैं, लेकिन सरकार में जो कमियां हैं, बिहार में जो कमियां हैं, जो प्रशासनिक अराजकता है, इसे कौन दुरुस्त करेगा। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी कौन मिटाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन दिलाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक समय में पकड़ुआ विवाह बहुत प्रचलन था, जब किसी युवक को जबरन बंदूक की नोक पर फेरे लेने के लिए मजबूर किया जाता था। अब ये बंदूक की नोक पर शादी के मामले भले ही कम हैं, लेकिन इस तरह की शादी हो रही है, बस तरीका बदल गया है। ऐसा ही एक जबरन शादी का मामला पटना के महिला थाना पुलिस के पास आया है, जहाँ एक व्यक्ति ने फरियाद लगाई है कि उसे लड़की और उसके परिवार से बचाएं। दरअसल मामला धोखे से जबरन हुई शादी का है। लड़की ने पुलिस से कहा है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर धोखे से पेपर पर साइन करा लिया गया है। होश आया तो फिर लड़की ने कहा है कि वे उसकी पत्नी बन गई है। लड़का कह रहा है कि वे उस लड़की के साथ नहीं रह सकता, लेकिन धोखे से हुई शादी के बाद जब भी वे विरोध जताता है तो फिर लड़की आत्महत्या की धमकी दे देती है। लड़का पटना के अनीशाबाद का रहने वाला है, जब लड़की उसके घर के पास के ही रहने वाली है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में हुआ बदलाव कमजोर पड़ने लगा है। जब पूर्वा हवा का प्रभाव लगभग खत्म होने को है, जहां अब बिहार में पछुआ का जोर बढ़ने लगा है। इस वजह से बिहार के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव हुआ है। जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी यूपी और इससे सटे बिहार की ओर शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से बिहार के उत्तर पश्चिमी जिलों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज तथा उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया जिलों में शुक्रवार को कहीं कहीं हल्की या फिर मध्यम बारिश हुई है, जबकि बचे हुए बिहार में मौसम साफ रहा है। जब बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में मंगलवार को मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अचानक ठंड बढ़ गई है। यह शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदल गया है। ऐसे में बिहार में नए साल पर कड़ाके की ठंड होगी। साथ ही बिहार के कुछ जिलों में मध्यम और घने स्तर का कोहरा छाने की संभावना है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी का अनुमान है। ऐसे में बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। आपको बता दें कि राजधानी पटना समेत कई जिलों में मंगलवार को मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई थी, जबकि बुधवार को भी बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। इतना ही नहीं, बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अचानक ठंड बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खासकर इस मौसम में बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 15 जिलों के 176 बालू घाटों की ई नीलामी होने जा रही है। अब सरकार नए सिरे से बालू घाटों की बंदोबस्त में जुट गई है। कुछ दिनों से शुरू की गई बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए खान एवं भूतत्व विभाग ने 15 जिलों में इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पटना के साथ साथ 15 जिलों औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, पटना, लखीसराय, जमुई, गया, सारण, अरवल, बांका, बेतिया, बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा और वैशाली के 176 बालू घाटों की ई नीलामी होगी। इसके लिए बिहार राज्य खनन निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक बंदोबस्तधारियों को ई नीलामी के लिए 7 जनवरी तक आवेदन करना होगा। इसका तकनीकी बेड 7 जनवरी को ही खुलेगा। चयनित आवेदनों के लिए ई नीलामी प्रक्रिया 11 जनवरी से 15 जनवरी तक होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना और आसान होगा। जब बिहार के सुदूर और ग्रामीण इलाकों के थानों में भी ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर पाएंगे। इसके लिए सुदूर ग्रामीण इलाकों के थानों को भी इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। जहां कनेक्शन है और नेटवर्क की समस्या के कारण काम नहीं हो पा रहा है, वहां व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। इसके लिए गृह विभाग की ओर से बेल्ट्रॉन के प्रबंधन निदेशक को पत्र लिखा गया है। खास बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन के जरिए वैसे लोगों को भी चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा जिनके खिलाफ थाने में कोई मामला दर्ज है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे तो फिर कोरोना पीड़ितों के घर तक डाक विभाग फ्री में दवा पहुंचाएगा। इसे लेकर बिहार सरकार ने डाक विभाग के साथ पहल की है। जहां डाक विभाग और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की नोडल एजेंसी के बीच 4 बार बैठक हो चुकी है। समझौता प्रक्रिया अंतिम चरण में है। डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो जल्द ही इसे लेकर डाक विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच समझौता हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन पुल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस पुल के निर्माण होने से उत्तर बिहार आना जाना आसान हो जाएगा। इससे लोगों की परेशानियां दूर हो जाएगी। खबर के अनुसार पटना के दीघा और सारण के सोनपुर के बीच जेपी सेतु के समानांतर प्रस्तावित पुल अब 4 लेन की जगह 6 लेन का बनाया जाएगा। इसको लेकर DPR तैयार कर लिया गया है। बहुत जल्द इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि गंगा नदी पर बनने वाले इस 6 लेन पुल के बारे में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जानकारी दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार ने विकास की दौड़ में पिछड़ने से बचने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता अनुदान देने की मांग की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दिल्ली में आयोजित देश भर के वित्त मंत्रियों की बैठक में गुरुवार को ये मांग उठाई है। 2022-23 के आम बजट में राज्यों की मांग पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। जब बिहार सरकार की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि नीति आयोग के 12 सूचकांकों में बिहार को राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त संसाधन की जरूरत है। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कोटा हटाने की मांग करते हुए सभी छात्रों को इससे जोड़ने की मांग की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण योजना के तहत मिलने वाले मुआवजे की बकाया राशि भी जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया गया है। जब बिहार में 5000 नई बैंक शाखाओं की स्थापना की जरूरत भी जताई गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप
नए साल के मौके पर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून भरी पल बिताना चाहते हैं, खासकर साइबेरियन बर्ड के साथ साथ अगर आप देसी विदेशी पक्षियों के कोलाहल को लेकर रुचि रखते हैं, तो फिर बिहार के सबसे बड़े पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित हो रहे कटिहार गोगाबिल झील आपके पसंदीदा डेस्टिनेशन हो सकता है। हालांकि कटिहार के गोगाबिल झील को विकसित करने का काम अभी शुरू हुआ ही है, जो पिछले 1 साल से जारी है, मगर फिर भी खासकर हजारों की संख्या में देसी विदेशी पक्षियों के इस मनोरम बसेरा को देखते हुए मन में एक अलग उमंग पैदा होता है। पक्षी बिहार के अनोखे मनोरम छटा पर स्थानीय लोग बहुत ही खुश हैं। यहाँ घूमने आए लोगों का कहना है कि हर साल इसी समय बड़ी संख्या में देश विदेश से अलग अलग प्रजाति के पक्षी यहाँ पहुँचते हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। जहाँ अब इस जगह को पक्षियों के लिए अच्छे से विकसित किया जा रहा है, जहाँ इससे न सिर्फ पक्षियों को संरक्षण करने में मदद मिलेगी, बल्कि पर्यटन बढ़ने के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। यहाँ आकर आप न सिर्फ प्रकृति की मनोरम रचनाओं का आनंद ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय निवासियों की प्रकृति के प्रति प्रेम को भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समस्तीपुर जिले के भगवानपुर कमला गांव जाकर के अपने बीमार शिक्षक नंद किशोर प्रसाद सिंह का कुल क्षेम पूछकर भावुक हो गए। नंद किशोर प्रसाद सिंह इधर कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बचपन के शिक्षक नंद किशोर प्रसाद सिंह का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। नंद किशोर प्रसाद सिंह श्री गणेश सिंह हाई स्कूल बख्तियारपुर के रिटायर्ड शिक्षक हैं, जिनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा ग्रहण किया था। दोस्तों, बात करते हैं कि साल खत्म होते ही ताबड़तोड़ तबादला कर रही सरकार ने 29 सीनियर IAPS अधिकारियों के ट्रांसफर की नई सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र से लौटे सुपर कॉप शिवदीप लांडे को कोसी क्षेत्र के DIG, तो पटना के SSP रहे उपेंद्र कुमार शर्मा को शाहबाद के DIG का जिम्मा दिया गया है। सरकार ने नवप्रोन्नत 2 DG को भी नया काम सौंप दिया गया है। बड़े पैमाने पर SSP और SP का ट्रांसफर करने के बाद बिहार सरकार ने 29 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर की नई सूची जारी कर दी है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत में सस्ती दरों पर अनाज पाने का सबसे आम तरीका राशन कार्ड है। जी हाँ, हालांकि राशन कार्ड बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ऐसे में कई बेघर और बेसहारा लोग सस्ते अनाज की सुविधा से दूर रहते हैं और उनको दूसरों की दया पर रहना पड़ता है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि वे जल्द इस स्थिति को बदले, यानी कि बेघर और बेसहारा लोग भी सस्ता अनाज पा सके। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी है कि केंद्र बेघर और बिना राशन कार्ड वाले बेसहारा लोगों का आंकड़ा जुटाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के अंतिम चरण में है, ताकि सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ उन्हें भी मिल सके। बेघर और बेसहारा लोगों के पास अपना पहचान पत्र नहीं होता है, वहीं उनके पास आवास भी नहीं होता है, जिससे उनके नाम पर राशन कार्ड नहीं बनता है। राशन कार्ड ना होने की वजह से वे सस्ते दरों पर अनाज या फिर मुफ्त में अनाज की योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास और बिहार के विकास आयुक्त आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद को स्थानांतरण करते हुए नया विकास आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा बिहार के कई IAS अफसरों का तबादला और अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को निगरानी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को BPI का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव संदीप पुंडरीक को स्थानांतरण करते हुए समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं ये योजना और विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। जब परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल को जल संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग परिवहन विभाग के प्रभार में रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई कार्यकाल से CM हैं और पूरी जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। लालू राबड़ी के शासनकाल के बाद से नीतीश कुमार को लोगों ने बैक टू बैक CM बनाया है, जिसके बाद से वे लगातार काम कर रहे हैं। जब बिहार में अपराध का सफाया करना हो या फिर विकास की नई इबारत लिखनी हो, इसके लिए नीतीश कुमार की सराहना की जाएगी। तो चलिए अभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने संपत्ति के मालिक हैं। तो साल 2020 में जारी संपत्ति के हल्फनामे में CM नीतीश कुमार अपने संपत्ति की जानकारी
जानकारी को सार्वजनिक किया है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित संपत्ति के अनुसार उनके पास कैश के रूप में करीब 35,000 रुपए हैं, जबकि उनके बेटे निशांत के पास 28,000 से कुछ ज्यादा रुपए हैं। कैबिनेट विभाग की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार भी पिछले साल की तरह चल और अचल संपत्ति दोनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर उनके बेटे निशांत हैं, लेकिन तमाम पुश्तैनी संपत्ति बेटे के नाम पर होने की वजह से ये बढ़ोतरी हुई है। जब बेटे निशांत के पास पटना में अलग अलग बैंक खातों में 1 करोड़ से ज्यादा नगद और फिक्स डिपॉजिट है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बैंक खाते में कोई भी फिक्स डिपॉजिट नहीं है। आपको बता दूं कि जारी ब्यौरे के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास फोर्ड कार है जिसका बाजार मूल्य 11,32,000 है, जबकि उनके बेटे निशांत के पास 6,40,000 रुपए की हुंडई कार है। नीतीश कुमार के पास आभूषण और कीमती सामान संपत्ति के रूप में जो मौजूद है उसकी कीमत 98,000 है, जबकि उनके बेटे के पास यानी कि निशांत कुमार के पास 30 तोला सोना और दूसरी कीमती धातु है जिसकी कुल कीमत 20,73,500 रुपए है। नीतीश कुमार के पास एसी, कंप्यूटर, 12 गाय, 6 बछड़े, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एक्सरसाइज साइकिल भी है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्टी में काफी नाराजगी है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश देकर चुनाव आयोग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम किया है। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची राज्यपाल को सौंपने और फिर उनके द्वारा विधानसभा गठन की सूचना जारी करने के साथ चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा है कि इस कार्य के बाद किसी को चुनाव प्रक्रिया पर अगर कोई आपत्ति है तो फिर उसे निराकरण करने का अधिकार न्यायालय को है, न कि चुनाव आयोग को। इस आधार पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन भी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के अपने फैसले पर मजबूती के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये कड़े शब्दों में कहा है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि जो शराब पिएंगे वे बिहार नहीं आए। जब सीएम नीतीश कुमार के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि अगर शराब पीने वाले यहाँ नहीं आएंगे तो यहाँ के लोगों का व्यवसाय खत्म हो जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार का ये फरमान सरासर गलत है। अगर शराब पीने वाले यहाँ नहीं आएंगे तो फिर यहाँ के लोगों का व्यवसाय मर जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोई फल सब्जी का व्यापार करते हैं तो कोई चावल मक्का तो कोई रेशम और खादी वस्त्रों का। अगर व्यापारी यहाँ नहीं आएंगे तो फिर हम लोगों का व्यापार मर जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। अजीत शर्मा ने कहा है कि क्या लोग अपने घर नहीं जाएंगे, अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे। अजीत शर्मा ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को कहना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी है, कृपया शराब यहाँ नहीं पिए, नहीं तो फिर कानून आपको गिरफ्त में ले लेगा। इसके साथ ही अजीत शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो शराब पीते हैं वह बिहार नहीं आए, उस पर उन्हें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप किसी को घर से बेदखल नहीं कर सकते हैं। जनता का अधिकार है, उनको अपना घर आना है, वह आके ही रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामले और फिर पटना में ओमिक्रॉन की एंट्री के भय से एक बार फिर से लोगों के चेहरे पर मास्क दिखने लगा है। इसके कारण मास्क की बिक्री 50% से ज़्यादा बढ़ गई है। कारोबारियों की माने तो 3 लेयर मास्क की बिक्री 70% तक पहुंच चुकी है। एक दुकानदार ने बताया है कि थोक मंडी में 3 लेयर मास्क के 100 पीस वाला बॉक्स बाजार में 200 से 250 रुपये में बिक रहा है, जबकि खुदरा बाजार में 5 रुपये प्रति पीस बिक रहा है। कपड़े के मास्क की भी डिमांड बढ़ गई है, जो 10 रुपये प्रति पीस थोक में मिल रहा है। वहीं खुदरा बाजार में 20 रुपये प्रति पीस बिक रहा है। N95 मास्क की मांग सामान्य है, जब सैनिटाइजर खरीदने भी लोग पहुंचने लगे हैं। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव राजेश आर्या ने बताया है कि कोरोना की बढ़ती संख्या से लोगों में भय पैदा हो गया है। यही कारण है कि मास्क की बिक्री 50% से अधिक बढ़ चुकी है। लोग इनका स्टॉक भी करने लगे हैं। आर्या ने बताया है कि धीरे धीरे कारोबारी मास्क और सैनिटाइजर के लिए नए ऑर्डर भी देने लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में निषाद बहुल्य सीटों पर सभी सियासी दलों की नजर लगी हुई है और इन वोटों को साधने में अब बिहार की वीआईपी पार्टी भी पीछे नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी का साफ तौर पर कहना है कि निषाद समाज चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल बिगड़ जाए, क्योंकि 17 दिसंबर को जो रैली लखनऊ में हुई उसमें आरक्षण की घोषणा नहीं हुई है और इससे निषाद समाज नाराज है। मुकेश सहनी का साफ तौर पर कहना है कि अगर आरक्षण नहीं तो फिर इस बार निषाद वोट भी बीजेपी को नहीं देगा।
मिलेगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार में भले ही मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए का घटक दल हो और वे मंत्री हो, लेकिन वे लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। इसलिए वे लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेल ने नए साल पर बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। जहां इंडियन रेलवे ने 1 जनवरी 2022 से पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 23 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव देने की घोषणा की है। इन ट्रेनों के ठहराव अस्थायी तौर पर देने की बात कही गई है। ये ट्रेनें पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट तक रुकेगी। जब पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 2 दर्जन जोड़ी ट्रेनों का ठहराव 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक के लिए होगा। इससे आम यात्रियों के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सिख श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के स्कूलों में प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया फरवरी महीने में शुरू हो सकती है। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की 40,506 पद और उच्च माध्यमिक की स्कूल में प्रधानाध्यापक के 6,421 पदों पर भर्ती को लेकर अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेज दी है। आपको बता दें कि इन पदों पर भर्ती को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग फरवरी महीने में नोटिफिकेशन जारी करेगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि सुपौल जिला के सिकरहट्टा मंझारी अलग अलग बांध पर विस्थापितों की जिंदगी परेशानी में है। यहां कोसी के विस्थापित हजारों लोगों की बस्ती बसी है। जब बाढ़ समाप्त होने के बाद इस आबादी में कमी जरूर आती है, लेकिन बाढ़ के समय पहले से दोगुना हो जाती है। जिनके घर और जमीन कोसी नदी में समा गए हैं वो अब यहाँ के अस्थायी निवासी हो गए हैं। गर्मी और बरसात झेल लेने के बाद इनके लिए सर्द रातें काटने में मुश्किल हो रही है। प्रखंड क्षेत्र के सिसोनी छिट जोभा खास घोगड़िया पंचायत के अमीन टोला खुखनाहा मानाटोला लक्ष्मीनिया गांव से हजारों की संख्या में कोसी की बाढ़ से विस्थापित हुए परिवारों का यहां आशियाना है। बाढ़ प्रभावित वैसे लोग जिनके पास पैसा है तो उन लोगों ने जमीन खरीद करके नया घर बना लिया है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वे कई सालों से सुरक्षा बांधों पर और उसके किनारे झोपड़ी लटका कर जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। बाढ़ के कारण साल दर साल यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है। सैकड़ों लोगों का कहना है कि बाढ़ में उनके घर कोसी में विलीन हो गए हैं। 2 सालों से हम लोग इधर उधर बाल बच्चे और माल मवेशी लेकर भटक रहे हैं। विस्थापित हुए कई लोगों का कहना है कि जमीन और घर कोसी नदी की तेज धारा में बह गया है, जब कुछ बचा ही नहीं है। ऊपर वाले के रहमो करम पर जी रहे हैं, जब कोई देखने वाला नहीं है। गर्मी बरसात तो जैसे तैसे काट लिए, लेकिन अब सर्द रात काटनी मुश्किल हो रही है। दिन भर बच्चे इधर उधर से खरपतवार चुन करके लाते हैं और रात भर उसे जलाकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार ने नए साल के 10 जनवरी से फ्रंट लाइन वर्करों को प्रिकॉशन डोज देने की घोषणा की है और इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। ये डोज फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर के साथ ही मीडिया कर्मियों को लगाई जाएगी, क्योंकि पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार सरकार ने मीडिया कर्मियों को भी फ्रंट लाइन वर्कर मानकर टीकाकरण करवाया था। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि 10 जनवरी 2022 से प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो रही है और इससे केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 60 साल की उम्र पूरी करने वाले और वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद 90 दिन पूरा करने वालों को दिया जाएगा। ये डोज ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो बीमार होंगे और कोरोना से उन्हें सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक खतरा होगा। इसके लिए बीमारी का कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, बल्कि जिस डॉक्टर से दवा चल रही है उसी के पर्चे पर वैक्सीनेशन के लिए लिखवाना होगा। इसमें फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर के साथ मीडिया कर्मियों को शामिल किया गया है। इसके लिए दूसरा डोज पूरा करने वाले जो 90 दिन पूरा कर चुके हैं उन्हें ही टीका दिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।